स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट 2018 माइजोन पेपर 1 वेरिएंट 2 एमसीक्यूज टाइप पेपर 1 हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसका लास्ट पार्ट आज करने जा रहे हैं 2018 का। अगर फर्स्ट 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे तो यहाँ ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट को देखें, सेकंड, थर्ड और फिर ये लास्ट पार्ट 4 को देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए मैं चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायग्राम शोज अ लाउडस्पीकर दैट इज प्रोड्यूसिंग अ कंटिन्यूअस साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है लाउडस्पीकर। ओके, व्हिच डायग्राम बेस्ट शोज हाउ द साउंड वेव कॉज अ मॉलिक्यूल टू at P to move during 1/200 सेकेंड। 1/200 सेकेंड जो पार्ट है उसमें ये P मॉलिक्यूल पर किस तरह की मूवमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर ये 200 फ्रीक्वेंसी है, इट्स मीन के फ्रीक्वेंसी का जो अपोजिट होता है वो टाइम पीरियड होता है। यानी अगर मैं टाइम पीरियड फाइंड करना चाहूँ तो 1/, फ्रीक्वेंसी होगा और फ्रीक्वेंसी 200 है, तो यानी कि टाइम पीरियड आएगा 1/200, जो कि यहाँ पर आपको 1/200 बताया गया सेकंड्स में। एक्चुअली ये क्या है, ये टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो टाइम होता है जिसमें एक वेव कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है 1/200, यानी इसमें साउंड की 1 वेव कंप्लीट हो रही है, यानी P पॉइंट से 1 वेव पास हो रही है। तो साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो कुछ इस तरह की मोशन होगी, यानी P पॉइंट अगर कंप्रेशन आने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो रिफ्लेक्शन आने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कुछ इस तरह की मोशन होगी P पॉइंट की। तो ऐसी मोशन है वो A पॉइंट शो कर रहा है, A पार्ट शो कर रहा है, इट्स मीन A पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 32। विच फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज हेयर बाय अ हेल्थी ह्यूमन ईयर। तो हेल्थी ह्यूमन ईयर जो है वो 12 किलोहर्ट्ज तक जो है वो फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को सुन सकता है, यानी 12,000 हर्ट्ज तक। तो 12 किलोहर्ट्ज है वो C पार्ट है, इट्स मीन C पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के यूजेस बताने हमने। फर्स्ट यूज है क्लीनिंग ज्वेलरी। यस, ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्योंकि में एनर्जी ज्यादा होती है तो ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अल्ट्रासाउंड से नहीं करते हम। इसी तरह फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी अल्ट्रासाउंड यूज नहीं होती और ऑप्टिकल फाइबर में तो लाइट यूज होती है, तो वहां पर अल्ट्रासाउंड यूज नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 देखते हैं। उसमें क्या है, The diagram shows an alarm system। अच्छा स्टूडेंट, ये अलार्म सिस्टम बहुत दफा रिपीट हुआ है। आप मेरी वीडियोस देखेंगे, ये सीरीज अगर शुरू से देखें, आप प्लेलिस्ट शुरू से आप देखें तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनमें ये वाला जो है अलार्म सिस्टम आया। तो इसको जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पर ये बैटरी P है, यहाँ पर एक आयरन कॉइल लगी हुई है और ये आयरन आर्मेचर है और ये फीवर पॉइंट है और यहाँ पर एक बेल है। अब ये जो सर्किट है, सर्किट B मैं कह देता हूँ, ये सर्किट A है और ये सर्किट B है। अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो सर्किट B है वो ओपन है, यहाँ से अगर करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आकर यहाँ पर करंट आकर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये सर्किट ओपन है, इतना यहाँ से करंट पास नहीं हो सकता। एयर है, वैक्यूम है, कुछ भी कह सकते हैं हम। अभी सर्किट ओपन क्यों है, क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। क्योंकि ये सर्किट क्लोज है तो आयरन आर्मेचर जो है आयरन कोर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मैग्नेटिक फील्ड आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट करती है और यहाँ अट्रैक्शन होने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में ये आयरन आर्मेचर जो है ऊपर हवा में हैंग हुआ एक तरह का। तो अगर ये सर्किट ब्रेक होता है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आयरन आर्मेचर फॉल गिर जाएगा इसके ऊपर यहाँ पर, और यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और बेल रिंग होना शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोबारा से। ये क्वेश्चन काफी दफा पढ़ाया तो मुझे पहले बता इसने क्या पूछ रहा था, आपको कंसेप्ट पहले बता दिया मैंने। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन बैटरी P इज डिस्कनेक्टेड। तो वही बात उसने पूछी है कि यहाँ पर जो ऊपर बैटरी P थी ये वाली, अगर ये बैटरी P डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा। तो वही होगा कि ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने से ये जो आयरन आर्मेचर ये गिर जाएगा इस पॉइंट के ऊपर और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बेल रिंग करना शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन आयरन आर्मेचर फॉल, यस, एंड बेल रिंग, यस। तो बेल रिंग करेगी बिल्कुल, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, as we know all of these things, and T is time, okay. Which expression has units of energy? तो कौन सा एक्सप्रेशन यूनिट ऑफ एनर्जी
को एक्सप्रेस कर रहा है। वी नो दैट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है E वो इज इक्वल टू होती है, या फिर हम इसे इलेक्ट्रिक वर्क डन भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक वर्क डन वो इज इक्वल टू होता है VIT। ओके, तो यानी कि पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमारे पास सी पार्ट करेक्ट होगा VIT। ओके स्टूडेंट्स, इसको किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं आप कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। ओके, यहाँ पर वोल्ट लिख देता हूँ, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है एंड टाइम का यूनिट सेकंड्स होता है। इसको सिंप्लीफाई करें, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि हम यहाँ पर करंट की वैल्यू पुट करें और इसी तरह वोल्टेज को भी कन्वर्ट करें करंट में और वैल्यूज को पुट करें, तो हमारे पास लास्ट में जो है वो जूल का यूनिट ही बचेगा, काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप ये सिंपल सा फार्मूला जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज करते हैं, तो इसी को याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी कॉइल एंड अ सेकेंडरी कॉइल बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, नो प्रॉब्लम। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट डायरेक्ट करंट। यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक ट्रांसफार्मर है और उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं डीसी सप्लाई से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफार्मर इज करेक्ट? तो कॉस्ट इज स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए यहाँ आयरन कोर वाला ट्रांसफार्मर है जो कि चलता ही एसी सप्लाई से, उसमें डीसी सप्लाई का काम ही कोई नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर डीसी सप्लाई लगा दी है, तो ये कुछ नहीं करना चाह रहे। पहले हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। The output voltage is equal to 6 वोल्ट। नहीं, ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, क्योंकि देखें 2 कॉइल्स हैं। यहाँ मैं बना देता हूँ कि सॉफ्ट आयरन पर ये प्राइमरी कॉइल है, लेट्स सपोज, एंड ये सेकेंडरी कॉइल है। ओके, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो डीसी करंट है, यहाँ पर डीसी करंट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा ही नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो इस कॉइल में जो सेकेंडरी कॉइल उस पर करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो उस पर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं, तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं यहाँ से यहाँ पर। उसके लिए डीसी ट्रांसफार्मर यूज होता है जो कि डिफरेंट मेथड से बनता है, वो कॉइल से नहीं बनता। तो सेकेंडरी कॉइल में तो वोल्टेज बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा, गलत बात है। बी ऑप्शन है द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट। नहीं, वोल्टेज होंगे नहीं, ग्रेटर या लेस की तो बात ही नहीं। द आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन 6 बट मोर देन 0। उसने कहा लेस देन 6 होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा, नहीं 0 ही होगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। डी ऑप्शन है देयर इज नो आउटपुट वोल्टेज। यस, तो डी पार्ट करेक्ट है कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि डीसी करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करता, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो सेकेंडरी कॉइल में करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस? तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के लिए जो सिंबल है वो डी है, कि इसमें ये रेजिस्टेंस बनाई गई है और रेजिस्टेंस के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, तो लाइट की डिपेंडेंस की वजह से रेजिस्टेंस होती है, तो डी पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द सर्किट डायग्राम शोज अ वेरिएबल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू द लोअर हाफ ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर है, 2 पोटेंशियल मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ आर इंक्रीजेस, ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस टू द 2 वोल्ट मीटर रीडिंग्स? ओके, तो बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं तो यहां से आने वाला जो करंट है जो पहले इस आर रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा था, वो अब आर रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो अब करंट की मैक्सिमम अमाउंट यहां से पास होगी। अब यहाँ करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। अब ये जो R है इसको हमने चेंज नहीं किया, लेकिन करंट इंक्रीज हो गया है, तो इट्स मीन वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया। मीन के V2 की रेटिंग अब क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर V2 की इंक्रीज हो जाती है रेटिंग, तो V1 की क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा ना। अगर 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, तो वो 12 ही रहेगा, वो तो कम ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो उनकी डिवीजन कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, दोनों का सम 12 ही रहेगा। ओके, ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है कि V1 डिक्रीज हो जाएगा, यस V1 डिक्रीज हो जाएगा। V2 भी डिक्रीज हो जाएगा, नो V2 तो इंक्रीज हो रहा है। तो बी ऑप्शन है V1 डिक्रीज, यस V2 इंक्रीज, यस, तो बी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39।
An oscilloscope is used to measure potential difference. Okay, the trace with no input connected is shown. Okay, जब इनपुट नहीं होती तो हमारे पास ये ग्राफ बनता है, यानी डॉट सेंटर में बन रहा है. ओके, a 1.5 DC supply is connected to the oscilloscope. The Y gain is set at 0.5 volt per division. The time base is set at 0.5 ms per division, which shows a supply of 1.5 DC volt of DC. स्टूडेंट्स, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यहाँ पर अब ये इसका क्या काम है 0.5 ms पर डिवीजन और इनका क्या काम है, इन कैलकुलेशन में आपने नहीं पढ़ना. माइंड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को इजीली, कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाना. अब इजी सा मेथड है, एक्स एक्सिस पर टाइम होता है और वाई एक्सिस पर वोल्टेज शो किए जाते हैं. ये हमें पता है ग्राफ में होता है जो वोल्टेज ग्राफ होता है. वाई एक्सिस पर वोल्टेज और एक्सिस पर टाइम लें तो ग्राफ जो है वोल्टेज का अगर 1.5 यहाँ पर आ रहा है तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा. ओके, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये ग्राफ की होगी, तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनेगा. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक ही ग्राफ है सी, तो इट्स मीन सी ही करेक्ट होगा. सिंपल, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 की तरफ चलते हैं. हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर इन वन न्यूट्रल एटम ऑफ क्रिप्टॉन आइसोटॉप्स. तो स्टूडेंट्स, क्रिप्टॉन आइसोटॉप्स में कितने न्यूट्रॉन होंगे वो हमने फाइंड करना है. तो स्टूडेंट, ये जो प्रोटॉन नंबर है 36 है, इट्स मीन 36 प्रोटॉन है और टोटल एटॉमिक मास 84 है. इट्स मीन 84 में से अगर हम प्रोटॉन्स को निकाल दें तो बाकी जो होंगे वो न्यूक्लियॉन्स होंगे. तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कि 84 माइनस 36 वो आता है 48. तो इट्स मीन 48 जो है वो न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. तो यानी कि बी पार्ट करेक्ट होगा. ओके स्टूडेंट्स, मेजर पेपर 2018 का हमारा खत्म हो गया है. नेक्स्ट अब हम जो है 2018 का अक्टूबर नवंबर पेपर जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसका भी पेपर 1 ही स्टार्ट करेंगे. ओके, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते जाएं. और स्टूडेंट, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है यहाँ नीचे सजेशन में आपको मिल जाए करेंगी. एक तरफ जो है हमारी प्लेलिस्ट का बॉक्स बना हुआ है जिसमें प्लेलिस्ट स्टार्ट से आ रही है 10 इयर्स ओल्ड पेपर की, ओ लेवल की, फिजिक्स 50-54 की, और दूसरी तरफ जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो का बॉक्स होता है. तो आप जो है जो दूसरा बॉक्स आ रहा होता है वीडियो वाला, 1 वीडियो वाला, उस पर क्लिक करके इससे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा.